देखिए, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका काम है वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन उसी के समझिए सी सब पार्ट है, समझ में आ जाएगा, एक वक्त के बाद बताएंगे आपको। तो इसमें मैंने क्या बताया, अगर कोई ट्रायंगल लेते हैं, किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम डायरेक्शन में ए बी बी सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हैं ये क्या डायरेक्शन हो रहा है, अगर ये डायरेक्शन देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर, दो साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में, तीसरा साइड अपोजिट डायरेक्शन में क्या दे देगा, रिजल्टेंट देगा, किसका, उन दोनों वेक्टर्स का। तो यही बात बताया गया, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन सेम सेंस और डायरेक्शन, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे उल्टा भी लिख सकते थे, कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आपने क्या देखा कि ए बी बी सी और ए सी, ए बी प्लस बी सी का टू क्या, ए सी, ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों का सम कितना होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है बताइए, ये है ए सी, ये क्या है ए सी, और ये क्या है सी ए, है ना जी, सिखाया था ना फर्स्ट क्लास, इवन वीडियो में भी देखिएगा आप, जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें ये मैंने अच्छे से बताया है आपको। दिस इज सी ए, क्योंकि सी से ए के तरफ जा रहा है, दिस इज ए सी, एक से सी के तरफ जा रहा है। क्लियर है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि एक दूसरे के उल्टा है ये, है ना, देख रही है, ये क्या है आपका सी ए, तो इसमें क्या हो रहा है, सी से किधर जा रहा है, ए के तरफ, और इसमें किधर जा रहा है, ए से सी के तरफ, है ना। तो ये आपका सी ए और ये ए सी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और लेंथ तो सेम ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ए सी, सी ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ए सी, सी, हाँ आप जो दोनों लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए ए बी, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा। तो देखिए अभी हम क्या सीखे, अभी हम सीखे हैं कि किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर सेम सेंस में टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर यूँ कहिए अगर किसी ट्रायंगल का टू साइड्स टू वेक्टर को सेम सेंस में रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा पूरी डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, ए सी, ए सी ना लिखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए थर्ड साइड, ए सी। अब ए बी प्लस बी सी, ए सी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस सी ए, तीनों मिला के क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी ट्रायंगल का तीन साइड तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो। वैसे भी देखिए ए से चला था, ए के पास पहुंचा तो क्या हो गया, जीरो। तो हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे, हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे, सब लोग लिखिए साथ में, हम लोग कंक्लूड करेंगे सम ऑफ वेक्टर्स represented by three sides, sum of vectors represented by three sides of a triangle in same sense equals to 0.
अब लिखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स? समझिए, पैरेललोग्राम सबको पता है, किसको कहते हैं पैरेललोग्राम? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, और क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा कितने लोग जानते हैं कनकरेंट लाइंस क्या होता है या कनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है? कनकरेंट लाइंस किसको कहते हैं? वैसा लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होता हो, वैसा लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होता है उसको कनकरेंट लाइंस कहते हैं। सिमिलरली वैसा वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करता हो, एक ही पॉइंट से पास होता है, उसको कनकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। सो दिस लॉ इज वैलिड फॉर टू कनकरेंट वेक्टर्स। दिस लॉ इज वैलिड फॉर टू कनकरेंट वेक्टर्स। दो कनकरेंट वेक्टर के लिए इस लॉ को यूज किया जाता है, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए, उसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वैलिड फॉर, लिख दीजिए साथ में, वैलिड फॉर टू कनकरेंट वेक्टर्स। लिख सकेंगे हम लोग यहां पर, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सो कनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे। अब बात क्या हो जाती है कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। देखिए, मान लीजिए दो वेक्टर है, कनकरेंट मतलब सेम पॉइंट पे पास होना चाहिए। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक पॉइंट यहां ऐसा ले लीजिए, मान लीजिए एक वेक्टर P है, क्या है P से डिनोट कीजिएगा। दूसरा वेक्टर है Q, पहले समझ जाइए, एक वेक्टर लिया P, दूसरा वेक्टर लिया Q, दोनों कनकरेंट है कि नहीं, सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, और इसको हम लोगों ने मान के रखा A। ठीक है, A। अब ये क्या हो गया आपका, O रखिए, O A। अभी अब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अगर दो साइड, यहाँ पर दो साइड है, ठीक है, चलिए दो साइड भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। दो वेक्टर है जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। हो सकता है ना कि अगर कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी धक्का दे रहे हैं, इधर भी धक्का दे रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, दो तरफ से खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? एग्जाम्पल के लिए फोर्स दिया, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा क्वांटिटी होता है, वो सारा क्वांटिटी हो सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों साइड मान लीजिए किसी पैरेललोग्राम का साइड है। क्या मान लीजिएगा? पैरेललोग्राम का साइड है। ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का साइड है। तो बोलोगे सर पैरेललोग्राम कंप्लीट कहाँ है? तो क्या कीजिएगा? पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपको टू एडजेसेंट वेक्टर्स, टू एडजेसेंट साइड्स मिल गया पैरेललोग्राम का, ठीक है, एडजेसेंट मतलब होता है आसन्न भुजाएं, समझ रहे हैं? एडजेसेंट समझते हैं आप लोग? अगर ये पैरेललोग्राम है, ये आपका ABCD है, तो इसकी आसन्न भुजा कौन हो गई? इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया। आया समझ में? हिंदी में देखिए, अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये सब चीज़ जब पढ़ाया जाता है 9th और 10th में ना, बच्चे बहुत इग्नोरेंट होते हैं। क्या इसका यूज आएगा यार, क्या आएगा? यूज है, पूरा यूज है, ठीक है। ऐसे 95 लाख करोड़ का मालिक नहीं बन गया कौन? वही मस्क जी। 95 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। उसका एक भी चीज क्या है? कन्वेंशनल नहीं है, सब अनकन्वेंशनल है। स्पेस एक्स
अनकन्वेंशनल, बैटरी से कार चलाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि ये आपका क्या एडजेसेंट साइड, ये क्या है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड समझ में आ गया ना, बगल बगल का साइड। इसके एडजेसेंट साइड कौन है ये, इसका ए बी का एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी भी हो सकता है ए बी का, लेकिन डी सी एडजेसेंट साइड नहीं है। वैसा दो साइड जिसमें एक वर्टेक्स क्या हो, कॉमन हो, उसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ए डी एंड ए बी में ए कॉमन है, ए बी बी सी में बी कॉमन है, तो एडजेसेंट साइड हो गया। ए बी डी सी में कुछ भी कॉमन है नहीं, अरे ये तो ए और बी से बना है, डी और सी से बना है, तो कहाँ कुछ कॉमन वर्टेक्स है। ए बी एंड डी सी आर नॉट एडजेसेंट साइड्स। चलो ठीक है, जाने दो। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे एडजेसेंट साइड है। नाउ यू कंप्लीट द होल पैरेललोग्राम बाय ड्राइंग पैरेलल साइड्स। इफ यू ड्रॉ पैरेलल साइड्स टू ओ बी, यहाँ पर क्या करो, पैरेलल साइड्स ड्रॉ करो एंड यू ड्रॉ पैरेलल साइड टू ओ ए। कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। और फ्री वेक्टर पढ़े हो भाई, फ्री वेक्टर में क्या पढ़ाया गया, ठीक है, वैसा वेक्टर जिसको कि हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो वी हैव शिफ्टेड क्यू हेयर, वी हैव शिफ्टेड पी हेयर, ऐसा कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट नहीं किया, जस्ट पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ओके ठीक है, इस क्यू को यहाँ कंसीडर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप लोग का अनुमति हो तब। अगर आप लोग परमिट कीजिए तो इस क्यू को यहाँ मान सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना जी, हाँ है ना, ओके वेरी गुड। ओ ए ओ बी एंड इसको सी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, मिला के देखिए, तो जब मिलाते हैं तो क्या दिखता है आपको, जब मिलाते हैं तो क्या दिखता है, ये ओ ए और ए सी और ओ सी ये तीनों मिला के क्या बन गया, ट्रायंगल। अभी जस्ट नाउ हम लोग अभी क्या सीखे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, दो साइड टू वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा उसकी उन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हम लोग को करना क्या है, देखिए हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स किसके लिए है, तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। हमको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पर्पस समझ लीजिए, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, और क्या निकालना है, और क्या निकालना है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना और क्या निकालना है डायरेक्शन, गुड। जब मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है तो मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास ये पैरेललोग्राम बना और मेरे पास ये ट्रायंगल बना है ट्रायंगल, गुड वेरी गुड। इस ट्रायंगल में ओ ए और ए सी क्या बन गया, ओ सी। किस ट्रायंगल में हुआ, इन ट्रायंगल ओ ए सी, है ना, बना ना जी। ओ ए क्या हो गया, ओ ए क्या हो गया पी, और ये ओ सी ए सी क्या हो गया क्यू, और ओ सी क्या हो गया रिजल्टेंट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया आर। हुआ, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम represent two vectors, if two adjacent sides of a parallelogram represent two different vectors acting at a point, then the diagonal of that parallelogram represent resultant of those two vectors। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी पैरेललोग्राम का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो उस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट उस दोनों वेक्टर उस पैरेललोग्राम का डायगोनल उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। अब ये देखिए पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड ये ओ ए और ओ बी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को। ठीक है, यही हमारा क्या है बेसिकली लॉ है। ठीक है, तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा या लॉ क्या हो जाएगा, इफ टू साइड्स टू एडजेसेंट साइड्स
of a parallelogram represent two vectors acting two vectors act at a point. Two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors act at a point. Then the diagonal, साथ में लिखते जाइए, रुक जाइए, पहले आप डायग्राम देख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा. Then the diagonal represents resultant of those two vectors. Resultant of those two vectors. ठीक है ना? Resultant of those two vectors. स्टार्ट कीजिए. निकालना और डायरेक्शन निकालना. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए पूरा ज्योमेट्री पर हम लोग को काम करना पड़ेगा. चलिए देखिए कैसे, साथ साथ में लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा. देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, अभी हम लोग क्या क्या देखे. ये क्या था बताइए, कौन सा वेक्टर था, P. साथ में बोलिएगा, लिखिएगा भी, लिखते भी जाइए. ये सब डेरिवेशन वाला चीज़ साथ में लिखेगा, ज़्यादा काम करेगा. ये क्या हो गया, Q. ये पॉइंट O, दोनों के बीच में एंगल थीटा. यहाँ से पैरेलल हम लोग लाइन बना के ये था P और ये था क्या, Q. और ये क्या था आपका डायगोनल R. ठीक है, ओके. अब यहाँ तक तो ठीक है. यहाँ से कैसे हम लोग आगे बढ़ें कि मतलब रिजल्टेंट निकाल सकें. तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं. करना क्या होगा आपको, इस Q को इधर लिख देते हैं. अच्छा, आपको लग रहा है कि ये R जो है किसी ट्रायंगल का पार्ट है. किसी ट्रायंगल, कौन सा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें किसी साइड का लेंथ बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, बताइए. हाँ, वेरी गुड, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल अगर किसी तरह से हम लोग बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, समझ रही हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं तो हाइपोटेनस आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. क्या कीजिए आप, यहाँ पर आप इसे परपेंडिकुलर एक लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए. क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, और इसको यहाँ परपेंडिकुलर बना लीजिए. ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ. आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर CD इज परपेंडिकुलर टू, क्या उसको बोल सकते हैं, OD. इस लाइन को, OA लाइन को हम लोग क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, और CD हम लोग क्या कर दिए, परपेंडिकुलर बना दिए. देखो 12th में बाबू जब बोर्ड दोगे ना, CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आपका डेरिवेशंस बहुत रहेगा. तो डेरिवेशन अभी रटना नहीं है, बट डेरिवेशन सीखना जरूर है, समझ रही हैं. ठीक है, तो CD हम लोग किसके परपेंडिकुलर ले लिए, OD के. ठीक है, अच्छी बात है. चलिए इतना हो गया. क्यों ऐसा किया बाबू, क्योंकि OCD अब क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब ये OCD क्या बन गया हमारा, OCD. अब देखिए, चलिए OCD राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. OCD मेरा बन गया, जब OCD परपेंडिकुलर ले लिया हम लोगों ने, CD परपेंडिकुलर ले लिया हम लोगों ने OD पर, तो OCD बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, अच्छी बात है. CD हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. अब यहाँ पर क्या है ना बाबू, अच्छा OA का लेंथ कितना है बताइए, OA का लेंथ P, और AC का लेंथ कितना है, Q. समझते जाइए, लिखते भी जाइए, जहाँ जरूरत है समझने का रुक जाइए, जहाँ लिखना, जहाँ पर समझ में आ रहा है लिखते जाइए. OA का लेंथ P, AA का लेंथ, AC का लेंथ Q. क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को. OA का लेंथ शुभ P और AC का लेंथ Q. ये आपको पता है ना, शुरुआत में लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड होता है.
अभी मतलब जब हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, तो ओके। सो ओ ए का लेंथ हमारा हो गया P और ए सी का लेंथ हमारा हो गया Q। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबू ओ सी डी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? ओ सी डी। जब ओ सी डी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको क्या क्या चाहिए ओ सी निकालने के लिए? ओ सी क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर एंड बेस चाहिए। हाइपोटेनस मतलब समझते हैं ना, कर्ण, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार। ठीक है, तो हमको ये हाइपोटेनस निकालने के लिए एच पी भी तो याद होगा, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे ना, वैसा ही एच निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? ये चाहिए बी और ये चाहिए हमको पी। लेकिन बाबू हमको ओ ए पता है, ए डी पता नहीं है, हमको ए सी डी भी पता नहीं है ना? नहीं पता है ना भाई? चलो ठीक है, आपको पता होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, पढ़े हैं ना करस्पॉन्डिंग, संगत कोण। संगत कोण पढ़ी है ना, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो यहाँ पर संगत कोण बनते हैं, हाँ है ना? ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि ए सी इज पैरेलल टू किसके? ए सी किसके पैरेलल है बताओ? ए सी पैरेलल किसके है? ओ बी के। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। क्लियर है? सो दिस थीटा आर सेम बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में आ जाइए, ए सी डी ट्रायंगल में आ जाइए। तो ए सी डी ट्रायंगल में जब आइएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर याद कीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ते थे तो कोई चीज़ दिया रहता था तो साइन कॉस टेन लगा के बाकी चीज़ निकाल लेते थे। ठीक है, अगर सीखे होंगे तो, नहीं भी सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख जाइए। इन ट्रायंगल ए सी डी हमको क्या पता है बाबू बताओ? ए सी पता है हमको, ए सी पता है। अच्छा, ए सी डी भी कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू? यहाँ पर 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 1 एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जब ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यों पता है? मतलब हमको हाइपोटेनस पता है, कर्ण पता है। जब हमको हाइपोटेनस पता हो और ये थीटा है तो ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जब हमको हाइपोटेनस पता हो और हमको बेस निकालना हो, जब हमको हाइपोटेनस पता हो और क्या निकालना हो? बेस। और जब हमको हाइपोटेनस पता हो और परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस निकालने के लिए कॉस लगा लेंगे। अरे कॉस में आता है ना बेस भाई, हाइपोटेनस भाई। तो हाइपोटेनस पता है भैया तो बेस निकाल लो, और तुमको अगर हाइपोटेनस पता है परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लगा लो। हाइपोटेनस पता है बेस निकालना है तो कॉस लगा लो, हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या लगा लोगे? साइन लगा लोगे। तो साइन और कॉस ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अप्लाइड सब्जेक्ट है, उसका एप्लीकेशन बहुत जगह पर मिलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ बाबू? साइन इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी बाई ए सी। वेरी गुड, यू ऑल पीपल आर ब्रिलियंट। ए सी साइन थीटा, ए सी क्या हो गया बउआ? क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया बउआ क्यू साइन थीटा, आ गया क्यू साइन थीटा। अब क्या करोगे भैया? साइन थीटा आ गया, साइन थीटा के बाद आप लगा दो कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो गया? ए डी बाई ए सी। वेरी गुड। सो ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया? ए सी कॉस थीटा। ए सी क्या हो गया बाबू? क्यू। ए सी हो गया क्यू कॉस थीटा, ए सी हो गया क्यू कॉस थीटा। नाउ यू हैव क्यू साइन थीटा, सॉरी नाउ यू हैव सी डी एंड ए डी। सी डी ए डी मिल गया ना भाई? वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इस ट्रायंगल में आते हैं। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओ सी डी। ओ सी डी उधर जो है हम लोग जो ज़रूरत था वो हम लोग पहले तैयार कर लिए। समझ रहे हो ना? सब्जी वब्जी काट के तैयार करती हैं, सब्जी काट के तैयार करती हैं। अगर खाना बनाते हैं तो बनाना चाहिए। खाना बनाना बहुत ही अच्छा स्किल है। इवन हम भी सोचते हैं कि टाइम निकाल के कहीं प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में रहना चाहिए। मान लो कि सब लोग गुस्सा हो गए हमसे और हमको कुछ खाने का मन किया, तो क्या बोले? ओ सी डी ट्रायंगल में आ जाइए, ओ सी डी ट्रायंगल में आइए। ओ सी डी ट्रायंगल में यहाँ क्या हो रहा है? ओ सी निकालना है ना, ओ सी निकालना है। ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। चलिए ठीक है, डी सी स्क्वायर आप ही का बात मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ओ सी है क्या? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओ सी रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। चलो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, ओडी क्या है? ओडी है ओ ए प्लस ए डी। ओडी क्या है? ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर। डी सी क्या है? तो डी सी ही है। चलो ठीक है, एक ही साथ लिखेंगे हम, साथ हैं। ओ ए क्या हो गया? ओ ए पी। ओ ए क्या है? पी। ए डी क्या है? ए डी क्यू कॉस थीटा।
क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, डीसी क्या हो गया, क्यू साइन थीटा का तो क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें और एक छूट गया टर्म, क्या छूट गया, 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q inclined at an angle theta, inclined at an angle theta, inclined at an angle theta। आ गया ना, मतलब जब भी कोई दो वेक्टर p एंड q थीटा एंगल से इंक्लाइंड होगा तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन का, किसका बात करेंगे, डायरेक्शन का। सो डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई बताओ, कुछ आइडिया, डायरेक्शन किसकी हेल्प से निकाला जाता है फिजिक्स में, वेरी गुड, एंगल्स आर एंजल्स इन फिजिक्स। ठीक है, एंगल्स आर एंजल्स इन फिजिक्स, एंजल्स, एंजल्स ऑफ फिजिक्स आर एंगल्स। इसमें हंसने वाला बात क्या है। तो आज देखिए हम लोग फिजिक्स के एंजल्स से मिलेंगे। वो क्या है अल्फा, वो क्या है डायरेक्शन। फिजिक्स में किसी वेक्टर का डायरेक्शन एंगल के हेल्प से बताते हैं। तो हम लोग ये बता देंगे कि आर जो है पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वही क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लिया यहाँ लेट, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर। तो हम लोग लिख देंगे लेट आर मेक्स एन एंगल अल्फा, let r makes an angle alpha, let r makes an angle alpha with वेक्टर p। r जो है अल्फा एंगल बनाया है किस वेक्टर के साथ, वेरी गुड, p वेक्टर के साथ। अगर हम लोग ये अल्फा निकालने में सक्सेसफुल रहे तो डायरेक्शन निकल जाएगा। सो कैसे निकालोगे बताइए, tan अल्फा इक्वल्स टू, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरे बोलो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओसीडी। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पढ़ी थे ना, आधार बटे लंब, tan थीटा का फॉर्मूला। हाँ, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, सी डी बाई ओ डी, वेरी गुड। अरे तुम लोग बहुत तेज हो यार तुम लोग। सी डी क्या हो गया, अरे सी डी क्या हो गया भाई, आया था ना जी, सी डी क्या था, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस। चलिए क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेस ऑफ 10 Newton and 20 Newton are applied on a body such that angle between them
is 60 degree. Angle between them is 60 degree. Two forces of 10 Newton and 20 Newton are applied on a body such that angle between them is 60 degree. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of resultant of those vectors, those forces. ठीक है. सो कैसे बनेगा? आपको क्या लग रहा है? पूरा बना के दिखाऊंगा? नहीं, मैं रास्ता बताऊंगा. F1 कितना है? 10 न्यूटन. F1 को मान लो P, F2 को मान लो Q, और F2 कितना दिया है? थीटा कितना दिया है? F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा 60 डिग्री. ठीक है, समझ रही हो? रिजल्टेंट निकालिएगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा? F1 के P की जगह पर F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस थीटा. चलो बनाओ, खुद से बनाओ. एंगल सब निकालो, डायरेक्शन. अब यहाँ क्या हो गया? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. F1 कितना है? 10 का स्क्वायर, F2 20 का स्क्वायर 2. F1 कितना हो गया? 10. F2 कितना हो गया? 20. cos 60 कितना हो गया? 1/2 हुआ ना जी? अरे cos 60 कितना हो जाएगा? 2. So 2 get cancelled. Now you have 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये कितना हो गया? 200. कितना आ गया बाबू? ये 700. 10 रूट 7 न्यूटन. 10 रूट 7 न्यूटन. ये आ गया 10 रूट 7 न्यूटन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. ये आ गया 10 रूट 7 न्यूटन. डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई? डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ आर. तो अल्फा इक्वल टू क्या सिखाया था आपको? tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा. गुड. tan इनवर्स Q कितना है? Q की जगह पर क्या लगा दोगे? F2. ठीक है, Q की जगह पर क्या लगाओगे? F2 साइन 60 F1 प्लस F2 cos 60. tan इनवर्स F2 कितना है? F2 20 साइन 60 का वैल्यू √3/2. F1 कितना है? 10. F2 कितना है? 20 cos 60 1/2. नाउ कितना आ गया? 10. कितना आ गया? 10. ठीक है, तो हो गया कितना? फाइनली tan इनवर्स 10 √3/20. 10 to the 20. Now you have tan inverse √3/. Good. This is the angle made by R with vector F1, not with F2. With F1. This is the angle made by क्वेश्चन खेल लेगा आपसे कि जो एंगल आप निकाले वो F1 के साथ निकाले कि F2 के साथ. आप ऊपर F2 लिखें, इसका मतलब F1 के साथ निकाले. अगर ऊपर F1 होता तो F2 के साथ निकाले. आप क्या हो जाएगा? एंगल मेड बाई R विथ F1. हाँ, इसका डायग्राम हम सब बताते हैं. देखिए पहले समझ लीजिए. डाउट बेचारा का है. बच्चा इतना अच्छा है, मन का सच्चा है. देखो अच्छा बच्चा, ये F1 का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 10. ये F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? बड़ा बनाएंगे ना तो जानते हो फिर हमको थोड़ा शर्म आएगा ना कि हम 10 को बड़ा बना दिए, 20 को छोटा बना दिए. तुम लोग को भी आना चाहिए. ये आ गया. ठीक है, अब इसके बाद पैरेललोग्राम बना दो. ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हुआ ना भाई. ये वाला हम लोग अल्फा निकाले हैं.
समझे? हेलो इंजीनियर साहब, देखिए ये अल्फा निकाले, समझे? ये अल्फा नहीं निकला, ये आर के साथ एंगल बनाया, समझ रहे? हाँ ठीक है। अब लिखिए इंपॉर्टेंट केसेस। अच्छा वो इसको लिखना है, ऐसा ऐसा बात पूछेगा ना। सुनो, मान लीजिए इफ P का मैग्नीट्यूड इक्वल, आवाज नहीं, शांत रहो तो। P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड मान लेते बराबर हो जाए, ठीक है? तब क्या हो जाएगा रिजल्टेंट बताओ? P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, मान लो कि चलो उसको कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x मान लो, तो क्या हो जाएगा बताइए? P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, तो क्या हो गया बताइए? P क्या हो गया? x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2x x cos थीटा। कितना आसान है यार बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। R इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x बाहर आ गया, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखते किसी को याद है कि नहीं याद है? 1 प्लस cos थीटा, जो मैथ का स्टूडेंट है उससे पूछ रहे हैं। 1 प्लस cos थीटा भाई, कल ही तो बता रहा था आप लोग को। cos थीटा इक्वल्स टू क्या बताया था? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखे देखिए ना, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, R इक्वल्स टू 2x cos थीटा बाई 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट केस। इफ, चलो देखो ये बहुत ज्यादा काम आएगा, सुनो बहुत ज्यादा काम आएगा, एक केस और एक और केस, ठीक है? इफ P इक्वल्स टू, सॉरी, इफ P इज परपेंडिकुलर टू Q, खुद से बताओ बाबू क्या होगा? अगर P Q के परपेंडिकुलर हो जाए क्या हो जाएगा बताओ, निकालो। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? एंगल कितना हो गया? अगर P Q के लंब हो जाए, एंगल कितना हो गया? दोनों के बीच में लंब होने का मतलब एंगल कितना होना? कोई बात नहीं, अभी सीख जाओ, हम देखो सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक वेक्टर हुआ, P एक वेक्टर हुआ, ये Q वेक्टर हुआ, ठीक है? एक दूसरे के क्या है? लंब है। लंब होने का मतलब एंगल कितना होना? 90 डिग्री होना। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, छोड़ दो लंब तो बात की बात है, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। कोई भी दो चीज के बीच अगर दो चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मतलब क्या, कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाया बाबू? 90 डिग्री, ठीक है? ओके चलिए, P और Q के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बुआ? R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। तो P स्क्वायर कितना हो गया बुआ? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। cos 90 क्या हो गया? 0। R इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आ गया? देखे, देख लीजिए, R इक्वल्स टू क्या आ गया? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म 0 हो गया ना, समझ रहे हो ना प्रिंस? तुम तो सही में प्रिंस हो। cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, है ना जी? हाँ एकदम। अरे आप क्या बात कर, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R रिजल्टेंट का, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। सो tan इनवर्स Q क्या आ गया? Q Q Q Q साइन 90 बाई P प्लस Q cos 90। समझ रहे हो ना भाई?
tan इनवर्स Q बाई P, ठीक है, दिस इज अल्फा, एंगल मेड बाई R विथ P। ये बहुत काम का चीज़ है, वो बहुत जगह पर आता है, हम कैसे बताएं आपको, कितना बताएं, क्या बताएं। दिस इज P, दिस इज Q, एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज रिजल्टेंट। अभी इसमें और एक चीज़ बाकी है, पहले लिखिए फिर बताते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे। थ्रिल होना लिख सकते हैं अगर वैसा केस आ गया तो, ठीक है। इतना ये सब देखिए, केस क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आए तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो। देखिए आप लोग अजय देवगन जैसा ब्रिलियंट नहीं बनिएगा, इन्हें की भी यही। अब हम बता दिए कि पी और क्यू परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और ई लड़का क्या किया, नहीं हम पहले लिखेंगे, हम पुट करेंगे, हम काट के जीरो दिखाएंगे। अरे भाई बनाया क्यों गया है, ठीक है, सब्जी बना हुआ है, चावल बना हुआ घर में, तुम घर से सब लोग कुछ काम से निकल गए, तुम आओगे तो कहोगे नहीं बना बनाया नहीं खाएंगे, हम बनाएंगे तब खाएंगे। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ क्या होगा। बउआ हम तुमको बता दिए जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो रिजल्टेंट ऐसे बनाना है, तुम कहोगे नहीं हम बना के बनाएंगे, खाओ बना के खाओ, दिक्कत है। बहुत सारे तरीके से सिखाना पड़ता है। केस नंबर कितना हो गया, 3। देखिए इसमें क्या है, इफ P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू X, चाहे P और इक्वल्स टू Q बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं है, एंड P इज परपेंडिकुलर टू Q। देखो अब पूरे फिजिक्स में हमेशा आता रहेगा, जब जब वेक्टर क्वांटिटी का कुछ आएगा ना बात, तो दो अगर वो उसके पैरेलल रहा तो, वो उसके अपोजिट रहा तो, ये ऑलवेज आता रहेगा, वो उसके परपेंडिकुलर रहा तो, 3 केस हमेशा चलता रहेगा। तो इसके लिए तैयार हो जाओ। ये भी जस्ट मॉडल सीख रहे हो, अभी तो कैलकुलेशन ही सीख रहे हो वेक्टर का, अब जितना वेक्टर क्वांटिटी आएगा आते रहेगा, ठीक ना। तो P परपेंडिकुलर Q, अब कह रहा है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में, वेरी गुड। सो एंगल कितना हो गया बाबू बताइए, P और Q के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कम ऑन, वेरी गुड। तो P और Q आपका वेक्टर्स बराबर है, P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर है, P परपेंडिकुलर किसके है, Q के, P परपेंडिकुलर किसके है, Q के, एंगल कितना हो गया 90। रिजल्टेंट निकालेंगे भैया, रिजल्टेंट निकालो, मान लो इसको, मान लो P भी मान सकते हो Q भी मान सकते हो, दोनों बराबर है तो क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति किसी को नहीं। P स्क्वायर प्लस 2P, नहीं पहले लिख देते हैं, फिर जानते हो बच्चा सब बहुत क्या उसको बोलते हैं, मासूम होता है ना, आजकल का बच्चा तो और मासूम है, तो कुछ पता नहीं रहता है बेचारा, दिन भर घर में रहता है, कहाँ से पता रहेगा, ठीक है, मोबाइल उसका उतना अच्छा दोस्त होता है, कहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस 2PP कॉस थीटा। तुम चाहो तो Q भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो P लिखो या तो Q लिखो, समझ रही हो, दोनों बराबर ही है बाबू, ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखोगे 90, तो R कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, R इक्वल्स टू क्या हो गया P√2। ये कब काम आएगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। मैं आप लोगों के साइड से जानना चाहूंगा डायरेक्शन ऑफ R क्या होगा, पर इतना लिखिए, डायरेक्शन ऑफ R बताइए, इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा, tan इनवर्स Q साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे भाई 90। P क्या है, P बराबर ही है ना, Q बराबर कर दो, सब Q कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 90। नहीं, तुम लोग बहुत सीधे साधे बच्चे हो ना, डर जाओगे, जहाँ सब जगह P लिखे तो सब जगह P ये लिखेंगे, बहुत ध्यान रखना पड़ता बाबू तुम लोग का। ये जो गया 0, आई क्या हो गया 1, तो क्या हो गया बउआ tan इनवर्स P बाई P, ठीक है। ये कितना हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 एक सिंबल है जो बताता है कि एक एंगल, जिस एंगल के लिए tan का वैल्यू कितना हो जाए 1, दैट इज 45 डिग्री।
ये अब समझ में आ गया। दो वेक्टर अगर एक दोनों वेक्टर एक दूसरे का मैग्नीट्यूड बराबर है, दो वेक्टर ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p√2, और डायरेक्शन कितना हो जाएगा 45 डिग्री दोनों वेक्टर के साथ, मतलब इक्वल इक्वल एंगल बनाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखिए, अगर ऐसा है, ये आपका एक्स एक्सिस सपोज, ये आपका वाई एक्सिस, नहीं क्या बता दिया, ठीक ही था लेकिन तब पर भी कुछ और बताना था हमको। ये आपका P, ये आपका P है और क्या है ये Q। मान लीजिए दोनों बराबर है, क्या है ये बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R। एंगल इधर भी क्या हो जाएगा, ये जो है ना एंगल क्या होगा 45 डिग्री, एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कब ऐसा होगा, जब P और Q बराबर होगा। अब एंगल कितना है इसके बीच में 90 डिग्री, P और Q बराबर हो गया और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बताइए